Hello everyone, warm welcome. My name is Madhav Arora. I welcome you all in your first session of PPB. PPB का syllabus I'm pretty sure you must be knowing और अगर आप अभी भी PPB के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते then I would request you go and check many of the YouTube videos which we have conducted जहाँ पे हमने PPB के syllabus को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मई 2025 पीपीबी का एग्जामिनेशन जो कि काफ़ी टफ इस बार पूछा गया और उसी एग्जामिनेशन को हम अपना बेस बनाकर इस पर्टिकुलर कोर्स की शुरुआत करेंगे और इस पर्टिकुलर कोर्स में उसी फॉर्मेट पर उसी अंदाज पर काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस बार अपना जेआईबी क्लियर करना और बाय चांस मे अटेम्प्ट में आप सिर्फ पीपीबी नहीं क्लियर कर पाए बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ द एग्जाम, डोंट वरी। अब एग्जामिनेशन में जैसा हो या मे से भी डिफिकल्ट हो, आफ्टर दिस पर्टिकुलर कोर्स यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट। अब आपका जो तरीका है प्रेपरेशन का वो क्या रहेगा, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आई वुड लाइक टू से आई नो कि मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग एस्पिरेंट्स, यानी कि यू ऑल आर वर्किंग इन अ बैंक, और some of you who are preparing for DBF, you will be, I will call you as full-time aspirants. You must be preparing for any of the bank exams, maybe SBI, IBPS, RBI or whatnot. अब इन दोनों ही केसेस में you have very limited time. This is something which you are doing. This is your base which you are doing. What I want is from your regular schedule, whatever you are doing in your life, I need 3 hours of yours, not only for PPP. I need 3 hours for the entire JIIB examination. तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की तो आपको एवरी डे यू हैव टू इन्वेस्ट 3 hours, दैट इज मंडे टू सैटरडे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव मी 4 hours ऑन संडे। बस इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए एंड आई श्योर यू यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। होगा कैसे उसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, दैट मीन्स फ्रॉम 4th of August, वी आर बिगनिंग विद द बैच और बहुत जल्द आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। इफ यू आर अप्लाइड फॉर ऑल दी एग्जाम्स, देन इन दैट पर्टिकुलर केस 1 घंटे की आपकी एक लाइव क्लास होगी फॉर एवरी सब्जेक्ट। उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी जिसे रिवाइज करने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए होगा। तो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट विथ 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल आपने पीपीबी से स्टार्ट किया और उसके साथ साथ आरबीडब्ल्यूएम के साथ स्टार्ट किया बिकॉज दे बोथ आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो आप दोनों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द टॉपिक साइमल्टेनियसली। ये मेरा आपको सजेशन है। अब इसमें क्या होगा कि आप 3 घंटे इन्वेस्ट करेंगे और 1 घंटा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले 55 दिनों में, in next 55 days, you will be in a position to cover both the topics. फिर उसके बाद 16 अगस्त के आसपास we will be beginning with आपके बाकी के 2 सब्जेक्ट्स। एक आपका है AFM एंड द अदर वन इज IE एंड IFS। तो मैं उसको सिर्फ IE लिख देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। उसके केस में जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो उस केस में आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड स्टार्ट विद एनी वन। तो उस केस में आपको 3 घंटे आप ऑलरेडी इवनिंग में निकाल रहे थे, अब मुझे आपसे 1.5 घंटा चाहिए होगा मॉर्निंग में। और इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करेंगे देन यू कैन कंप्लीट इट। अब इसको अगर आपको लगे कि नहीं सर 3 घंटे ज़्यादा इज़ नॉट पॉसिबल, देन व्हाट आई वुड से इज देन यू हैव टू यूटिलाइज योर वीकेंड्स इन मोर अप्रोप्रिएट मैनर। तो उस वीकेंड में आप जिस वीकेंड, जैसे कि सेकेंड और फोर्थ वीकेंड आपका फ्री है और हर संडे आपका फ्री है, उसमें आप सैटरडे, वीक के 2 सैटरडेज हम इन्वेस्ट करेंगे अराउंड 9 hours, और संडेज को बियॉन्ड दिस 4 hours यू विल बी इन्वेस्टिंग 3 more hours। तो इससे क्या होगा, यू विल बी इन अ पोजिशन टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस इन द गिवन टाइमलाइन। तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये भी टफ है तो कोई बात नहीं, फिर आप मेरे ही फॉर्मेट पे चलो। 55 दिन में पहले आप कंप्लीट कर लो पीपीबी
और RWM फिर बाकी के जो 45 डेज होंगे या 40 35 40 डेज होंगे, उन 35 40 डेज में यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर रेस्ट ऑफ द 2 टॉपिक्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें से मैं कहूँगा ये टफ है, ये टफ है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि दो टफ को साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर लें, पहले टफ खत्म कर लें पहले 15 दिन में, और उसके बाद यू कैन स्विच टू दी easy ones in the last 40 days of your preparation। अब it's up to you। अब आपको करना क्या है, बस इस क्लास को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा, पीपीबी का जो मॉड्यूल ए है या मॉड्यूल बी है, उनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन उन सब तक पहुंचने से पहले थ्योरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये प्लानिंग की जाएगी। नाउ मैंने आपको 3 4 तरह के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए जिसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें दैट व्हाट शुड आई डू, देन इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पीपीबी से स्टार्ट करें और उसके साथ साथ एएफएम के साथ स्टार्ट करें। इन नेक्स्ट 50 to 55 days you will be covering both of these subjects, investing 3 hours a day, और संडेज को आप क्या करें, रिवीजन करें। ठीक है जी, दैट्स इट। जैसे ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे देन यू विल गो विद आरबीडब्ल्यूएम और उसके साथ साथ आईई। इन दोनों का रेफरेंस अगर मैं लूँ तो 35 to 40 डेज में ये दोनों सब्जेक्ट्स अगेन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 hours यू कैन डू इट, एंड संडे को आप रिवाइज कर सकते हैं। ये आपका क्लियर कट एक तरीका, एक पैटर्न, एक मेथड रहेगा फॉर योर प्रिपरेशन इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है जी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो अगर हम पहले पॉइंट के साथ आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉइंट है या सबसे पहला जो चैप्टर है आपके मॉड्यूल ए का, दैट इज बेसिकली बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। अब बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है क्या, अगर हम इस पे बात करें तो अगर हम बात करते हैं बैंक्स की, सबसे पहले बिफोर आई डिफाइन कि बैंकर और कस्टमर का क्या रिलेशन है, उससे पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ बैंक, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन रिसीव अ टाइटल ऑफ अ बैंक, और जब टाइटल ऑफ अ बैंक मिल जाए देन विल टॉक अबाउट दी सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड। और जब सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात आएगी तो सर्विसेज कौन कंज्यूम करेगा, ऑब्वियसली सर आप और मैं, दैट इज द कस्टमर्स। तो फिर जाकर हम बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पे बात करेंगे। जब भी कभी ये वर्ड पूछा जाता है कि व्हाट इज अ बैंक, वी ऑलवेज कम अप विद अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि सर बैंक is something which accept deposits and provide loan। I would say this is not a correct definition of a bank, क्योंकि जब आपने बैंक वर्ड अपने दिमाग में सोचा तो आपने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बट अगर ऐसा होता तो क्या आप फूड बैंक वर्ड यूज कर सकते थे? नहीं। क्या आप क्वेश्चन बैंक वर्ड यूज कर सकते थे? नहीं। क्या आप रिवर बैंक वर्ड यूज कर सकते थे? नहीं। क्या आप ब्लड बैंक वर्ड यूज कर सकते थे? नहीं। तो बेसिकली बैंक क्या है? सो बैंक इज अ पॉइंट, it's an organization where collection of resources is done, and all these collected resources are distributed, then we call that setup as a bank। मैंने इसमें पैसा नहीं बोला, मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज किया, दैट इज रिसोर्स। लेकिन जिन बैंक्स की हम बात करते हैं सर, दीज आर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एंड I don't know whether you are aware of this or not, but जो legal term है, which is defined under laws, it's not a bank, it's a banking। So what is banking? So banking basically means operations involving acceptance of deposit and providing loan। So from here we can conclude banking is basically banking basically stands for operations which involve accepting deposits and providing loan. But the organization which perform the banking operations, but the organization which perform the banking operations is basically called as what? Sir, it is basically called as bank। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे क्या बैंक एक लीगल टर्म है
Your answer would be no. बैंक टर्म लीगल नहीं है, इट्स नॉट इवन लीगली डिफाइंड. जो टर्म लीगल है, which is legally defined, for which we have laws, we have rules, we have regulations, that is banking. So banking stands for the operations which involve traditional operations of accepting deposits and providing loan, and the organization which perform these operations is known as bank. But an organization will be termed as bank after the approval is given by RBI, and once the RBI approve the banking license, in that particular scenario bank is termed as, or that company which has received the title of bank will be termed as regulated entity, which is regulated by RBI, and it is a bank which is regulated by RBI. In this case, we have different banks, like we have scheduled banks. Further, the scheduled banks are classified as commercial banks, cooperative banks. Then even we have the differentiated banks like small finance banks. We have payment banks. Then beyond this, if I talk about the cooperative banks, these are scheduled banks, as well as we have non-scheduled cooperative banks which are still operating in the economy. But RBI will form the rules and regulations for all those organizations, which are regulated by RBI, or the license has been given by RBI, and ask them to operate as a legal authority under the operations decided by RBI. ठीक है जी, समझ आ गया. आइए जरा इसी पॉइंट को पढ़ते हैं पहले. तो अगर मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूं, आई रिमूव माय इमेज. पहला क्लास है, तो पहली क्लास में मैंने इंटेंशनली क्या किया कि जो हम आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, I have been using the same study notes in my discussion, but from next class onwards, I will not be coming up with such a heavy PPT. It's just कि आपको पता चल जाए कि आपके कोर्स में एक स्टडी नोट्स के नाम से सेक्शन होगा जहां पर इतनी डिटेल में जाकर ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, एंड यू कैन फॉलो दीज नोट्स फॉर श्योर. तो मैं अगली क्लास से जो पीपीटी लाऊंगा, दैट विल बी वेरी कंसाइज. आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी टर्म, लेकिन उस टर्म को समझने के लिए, डिटेल में फॉलो करने के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, यू विल बी फॉलोइंग द नोट्स विच आर अवेलेबल ऑन द स्टडी नोट सेक्शन. आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, अपने ऐप में जाकर स्टडी नोट्स पे क्लिक करेंगे, पीपीबी के क्लिक करेंगे, यू विल गेट द नोट्स फॉर ऑल द चैप्टर्स विच वी आर कवरिंग वन बाय वन. As I said, bank performs fundamental function of accepting deposits and providing loan. They even involve in investment. In addition to this, banks, they come up with variety of services. We all know that they provide deposit lockers, safekeeping the valuables. They even give you the services of collecting checks, bills. They even provide you the service so that you can make the transfer of payments. Remember that. Remember that whenever we use this word bank, we will never have a definition of bank legally. We will rather have a legal definition of a term banking, as I already said, which is defined under Banking Regulation Act 1949, which says that banking means accepting deposits, providing loan to the public, as well as providing the other services like check, draft, and payment facilities. That organization which perform the banking operations will be termed as a bank. But every organization do not receive the title of a bank, because in order to receive the title, you need to get the approval from RBI. So in that particular case, I would explain you in this manner. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. तो क्या 1947 से पहले इंडिया में बैंक्स नहीं थे? सर बिल्कुल थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं थी. सो हाउ दिस ऑपरेशन वर्क्स, एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, बस उसको ब्रीफली समझने की कोशिश करना. रेफरेंस दे रहा हूँ कि कैसे ये बैंकिंग लॉज इंट्रोड्यूस हुए. I would say that the modern introduction, or I would say the modern banking, was introduced in India back in 1770 with the setting up of Bank of Hindustan, or Hindustan Bank, by the Alexandra and Company, which was a French company which entered India. वो तो by chance entry हुई Europeans की in India, and the moment they entered India from here, that is the eastern side. I'm talking about Bengal. जैसे वो इंडिया में है, उन्होंने देखा कि इंडिया में there are ample of sources, and these resources can be involved in their operations of import and export, and even they wanted to trade with country like India. Then over the period of time they realized कि इंडिया में बैंक नाम की कोई चीज़ नहीं है. तो अलेक्जेंड्रा एंड कंपनी ने
बैंक सेटअप किया, अलेक्जेंड्रा एंड कंपनी ने बैंक सेटअप किया। और ये जो बैंक सेटअप किया गया था, दिस वाज द फर्स्ट मॉडर्न बैंक ऑफ इंडिया, बैंक दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब इसके बाद मल्टीपल बैंक्स इंडिया में सेटअप होने लगे, बट देयर वाज नो रूल्स और रेगुलेशंस टू गवर्न दीज बैंक्स, जिसकी वजह से एम्पल ऑफ बैंक्स दे सेटअप और एम्पल ऑफ बैंक्स फेल भी हुए। पब्लिक का जो ट्रस्ट था वो कहीं ना कहीं टूट रहा था बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ। उसका एक रीज़न भी है ना, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि जब बैंक्स को बनाया गया तो उस समय डोमिनेंस प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की थी, और उसी डोमिनेंस को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ देवर they were not very keen with the public benefits, rather they were ऑपरेटिंग विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बैंक बनाना उस समय बड़ा आसान था। एक टेबल चेयर खरीदो, एक बिल्डिंग बनाओ, एक छोटा सा रूम लो, उसमें एक बड़ा सा तिजोरी रख लो, बैंक बन गया। तो उस समय ये देखा गया कि बैंक्स ने पैसा डिपॉजिट किया पब्लिक से, लोन देने की बजाय वो डिपॉजिट लेकर भाग गए, क्योंकि उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए when India got independence, then in 1949, after the nationalization of RBI, government came into the picture and Banking Companies Act 1949 was introduced, which was later on renamed as Banking Regulation Act। और इसमें पहली बार ये डिफाइन किया गया that if an organization wants to operate as a bank, they should seek license and RBI will be providing them with the license। Secondly, मिनिमम कैपिटल को डिफाइन किया गया। ऑब्वियसली ये जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इट हैज़ बीन रिवाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 5 लाख, 50 लाख, 5 लाख 50 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़, एंड इवन द लेटेस्ट इज 1000 करोड़ इफ यू आर सेटिंग अप अ यूनिवर्सल बैंक। उसके बाद आया कि सर जितने भी बैंक्स हैं, इफ दे वांट टू ऑपरेट इन द कंट्री, दे शुड बी फॉर फुलफिलिंग द आरबीआई नॉर्म्स, एंड आरबीआई विल serve as the regulator, मॉनिटरिंग अथॉरिटी एंड इंस्पेक्शन अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो इसका मतलब आरबीआई फ्रॉम डे वन वाज नॉट द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, रादर ये पावर दी गई थी गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया, और उसके बाद इस लॉ के बाद कहीं इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को हम कह सकते हैं अप्रोप्रिएट मैनर में लीगलाइज किया गया। तो उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है, जिसमें मैंने आपके साथ बात की डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसेंशियल क्राइटेरिया में पहला, डिपॉजिट फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ओनली। इसका मतलब ये है कि बैंक जो पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ लोन देने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए यूटिलाइज करेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक ने उस पैसे की मदद से अपने लिए गाड़ी खरीद ली, अपने लिए बिल्डिंग खरीद ली, दैट इज नॉट अलाउड। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड क्राइटेरिया है यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। अगर बैंक ओपनली हर किसी से, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, तभी द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द टाइटल ऑफ बैंक, अदरवाइज विल नॉट गेट द टाइटल ऑफ बैंक इफ यू आर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग फैसिलिटीज टू द पब्लिक। हाँ, आप इनफॉर्मल केस में बैंक वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन आरबीआई लाइसेंस विल नॉट बी प्रोवाइडेड। डिपॉजिट जो होंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट मीन्स डिपॉजिट शुड बी डन in money form only, accepting goods or other assets will not be counted as a banking activity। आप कहें अपना गोल्ड हमारे पास डिपॉजिट कर जाओ, जैसे कि ब्लड है, ब्लड डिपॉजिट कर लो, दैट इज अ ब्लड बैंक, दैट वोंट बी टर्म्ड एज अ बैंक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ यू वांट टू गेट अ बैंकिंग लाइसेंस, देन यू मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। दैट मीन्स you must be registered as a company or a corporate, or you must be registered under the Cooperative Societies Act. If you haven't registered under a company or a Cooperative Society Act, that means you are a firm, that you will never get a title of a scheduled bank. That means you will never be allowed to operate in an economy like India as a scheduled bank। अब आता है कि सर हमारे घर के पास भी तो लोग हैं जो घर घर में बैठे ही ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, दे आर नोन एज मनी लेंडर्स। सो ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड बैंकर्स, they typically lend their own money, very important, they lend their own money, whereas a banker lends public deposit। तो जो मनी लेंडर है, शाहूकार है, वो अपना पैसा पब्लिक को लोन पे देते हैं और इसीलिए मन चाहा लोन इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जो बैंकर है वो पहले पब्लिक से पैसा डिपॉजिट पे लेगा, उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देगा और उस इंटरेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग लेंडिंग रेट डिसाइड होगा। ऑब्वियसली लेंडिंग रेट
डिपॉजिट रेट से ज्यादा होगा, और इन दोनों के जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं निम, दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। आई होप आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आगे हम बहुत डिटेल में सारी बातें डिस्कस करेंगे। ऐसा मत समझना कि पहली क्लास है कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑब्वियसली समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि हम समझ लो कि पीपीबी पूरे के पूरे पीपीबी सिलेबस का आज का जो सेशन है दैट इज अ काइंड ऑफ प्रीलूड। प्रीलूड का मतलब है प्री इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। तो जो टर्म्स ना समझ आए स्टे ट्यून्ड, धीरे धीरे करते करते हर एक टर्म आपके साथ बहुत क्लियर होगी। अगला पॉइंट है मस्ट बोथ, दैट मीन्स एनबीएफसी की तरह नहीं कि आप सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ लोन दे रहे हैं, ऐसा नहीं। बैंक वो है जो दोनों फंक्शंस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करे, एक्सेप्ट भी करे डिपॉजिट और लोन भी प्रोवाइड करे। रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, दैट मीन जो आपका डिपॉजिट है वो रीपेबल होना चाहिए डिमांड पे, अनलाइक NBFCs which cannot accept demand deposits, but banks they can accept demand as well as term deposit. Withdrawal by check, draft, debit card is allowed, and this service should be provided, and it is provided only and only to the scheduled banks. Scheduled banks, they are allowed by RBI to provide the check services because they are included under the check clearing system of the country, as well as they are included under the Payment and Settlement System Act of the nation, because of which they provide n number of payment एंड फंड ट्रांसफर फैसिलिटी टू देयर कस्टमर। अगर नॉन शेड्यूल बैंक है या एनबीएफसी है तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए कस्टमर को सारी सर्विसेज नहीं मिलेंगी। अदर परमिटेड एक्टिविटीज विल इंक्लूड कि बैंक अपने कोर बिजनेस के साथ, लेंडिंग और डिपॉजिट के साथ, बाकी की एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि बैंक डिस्काउंट कर सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करने का मतलब है कि आपके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, जो मान लो इन्फोसिस को टीसीएस ने दिया, जिसके बदले में इन्फोसिस टीसीएस को 2 महीने बाद पैसा देगा। टीसीएस को पैसा आज चाहिए, अब बैंक से डिस्काउंट करके पैसा आज ले जाओ, फिर बाद में 2 महीने बाद बैंक वो पैसा इन्फोसिस से रिसीव करेगा, और ऑब्वियसली इसमें बैंक अपना कमीशन ऐड करेगा। Then bank will provide a service of collection of checks, remittance of funds, safe custody like lockers, then foreign exchange transactions, conducting government businesses as an agent. So bank can work as an agent, but this power is in the hands of RBI. That means RBI align the banks which will be operating as a government agent. Banks even has the power to issue लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी। डोंट वरी, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी मैं 1 घंटे में समझाऊंगा, तो आज मैं बस आपको एक प्रीलूड दे रहा हूं एज आई ऑलरेडी सेट। इसके अलावा बैंक आरबीआई से अप्रूवल लेने के बाद और बहुत सारी सर्विसेज भी परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट अप्रेजल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, जैसे हम बैंक का इंश्योरेंस सर्विसेज कहते हैं, विद अ sole motive of earning profit. These services or sole motive of earning returns, this is basically provided. Executor and trustee services, collection of government dues, even collection of government funds on the behalf of the government, then franking of stamp papers, documents, security trading and brokerage services, factoring, very important service, factoring services भी बैंक प्रोवाइड करता। फॉर एग्जाम्पल अनिल अंबानी जी के बेटे की शादी थी, उन्होंने टेस्ला के ओनर हेड एलन मस्क को फोन किया कि सर मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी गेस्ट हैं मैं उन्हें टेस्ला गाड़ी गिफ्ट में दूं। अनिल अंबानी ने कहा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो मेरा शोरूम भी खुल गया इंडिया में, तो आप बताइए कितनी गाड़ियां चाहिए। उन्होंने कहा सर 1000 गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी 1 मिलियन, 1 मिलियन ज़्यादा हो जाएगा, एक गाड़ी लेट्स से $0.5 मिलियन की है, या 0.1 मिलियन कर लो, $0.1 मिलियन की है, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1000 गाड़ियां हो गई कितने की, $100 मिलियन की। अनिल अंबानी ने गाड़ियां रिसीव कर ली, पेमेंट किया नहीं। एलन मस्क थोड़े टेंशन में थे, उन्होंने अनिल अंबानी को फोन किया। अनिल अंबानी ने कहा भैया अभी पैसे नहीं है, शादी में बहुत खर्चा हो गया, अब एक काम करो इनवॉइस भेज दो। तो टेस्ला ने इनवॉइस भेजा जिसपे ये लिखा था कि अनिल अंबानी इज लायबल टू पे द फंड्स इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, और वो इनवॉइस था 110 मिलियन का। अनिल अंबानी ने पूछा 110 क्यों, कैसे $10 मिलियन ब्याज। अनिल अंबानी ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ कि टेस्ला के पास अनिल अंबानी द्वारा साइन किया गया इनवॉइस है, टेस्ला को फंड्स की जरूरत थी, नई नई कंपनी बनाई है, टेस्ला के एसबीआई के पास, एसबीआई ने कहा ठीक है आप इनवॉइस हमें दे जाओ, उसके बदले में हमसे 100 मिलियन ले जाओ। अब 100 मिलियन
टेस्ला को एसबीआई ने पे कर दिया. अब 2 महीने के बाद एसबीआई विल रिसीव 110 million from Anil Ambani, and this service where SBI is financing the invoice, we call it as what? So that is known as factoring. तो मैं इसमें मिलियन वर्ड हटा देता हूँ, डॉलर्स वर्ड हटा देता हूँ, क्योंकि अब टेस्ला इंडिया में अगर यही transaction international level पे होती, then we must use a word that is forfeiting, in which we have 4 parties involved. बैंक तो इन्वॉल्व है ही, उसके साथ एक और एजेंट इन्वॉल्व होगा which will provide the guarantee of importer, that importer will make the payment in the near future. So उस केस में we'll call that word as forfeiting. तो बैंक for factoring as well as forwarding दोनों services provide करता है. बैंक provide the services of venture capital financing, and bank also provide the services of DMAT. DMAT का मतलब dematerialize accounts, which we use in order to safeguard the funds, which we use in order to safe keeping our dematerialized assets like shares, bonds, which are available in our investment market these days. ठीक है, तो ये है बैंक. बैंक क्या है, कैसे डिफाइन किया गया, किस एक्ट के अंडर डिफाइन किया जाता है. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड आर क्रिस्टल clear to everyone. Now I'll move on to the next point, that is the core of the topic, that is banker customer relationship. सबसे पहली चीज, हु इज बैंक्स कस्टमर. ऐसा नहीं है कि जो बंदा बैंक के प्रीमिसेस में एंटर हुआ वो बैंक का कस्टमर हो गया. दैट इज नॉट अ केस. In everyday terms, customer of a bank usually understood to mean someone who has an account with bank. However, the law does not explicitly define customer in the context of banking. Over time, courts and experts they have provided guidance on this term. तो बैंक का कस्टमर किसे कहा जाएगा उसके लिए कुछ गाइडेंस है. ट्रेडिशनल व्यू की मैं अगर बात करूं तो अर्ली लीगल ओपिनियन ये कहता था कि a person should have an ongoing or habitual banking relationship with a bank. In other words, opening a single account may not immediately make one a customer until a course of regular dealing is established. दोनों बातें. एक इंडिविजुअल है, वो रोज बैंक के पास आता है 10,000 रुपए का डीडी बनवाने कैश में, लेकिन उसका बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो बैंक का कस्टमर बन सकता है क्योंकि रेगुलर ट्रांजेक्शन कर रहा है. दूसरे ने बैंक में डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया लेकिन कोई ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहा, इवन आफ्टर द अकाउंट ऑल्सो दैट इंडिविजुअल विल नॉट बी टर्म्ड एज अ बैंक्स कस्टमर. तो ये एक ट्रेडिशनल व्यू था टू डिफाइन कस्टमर ऑफ अ बैंक. लेकिन मॉडर्न व्यू क्या है, अकाउंट होल्डर कौन है? सर, अकाउंट होल्डर और आई वुड से अ कस्टमर सिंपली one has an account with banker or for whom a banker habitually undertakes to act as such. Undertakes to act as such. In a sense, any account holder is a customer from the moment the account is opened without needing a long history. तो अब कहा जाता है कि जिसका बैंक में अकाउंट है उसी को हम क्या कहेंगे. इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल सिंपली डिफाइन दैट इंडिविजुअल एज अ कस्टमर. फिर अब आया कोर्ट. कोर्ट ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दी जजमेंट गिवन बाय हाई कोर्ट इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड केस, जो कि उसमें कहा गया कि एक प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए. ब्रॉडली स्पीकिंग, अ कस्टमर इज अ पर्सन हु हैज अ हैबिट ऑफ रीस्टोरिंग to the same place or a person to do business. So far as bank transactions are concerned, he is a person whose money has accepted by banker on footing that banker will honor up to the amount standing to his credit irrespective whether his connection is of short or long standing. In plain terms, if a bank accept someone's money on the understanding that it will honor that person's check or withdrawal up to that amount, that person is a customer even if अकाउंट इज न्यूली ओपन. तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले ट्रांजेक्शन्स की हैं या नहीं, पास्ट में की हैं या नहीं. अगर बैंक ने आपका पैसा एक्सेप्ट किया और बैंक उस पैसे को फ्यूचर में पे करने के लिए लायबल है, तो उस केस में वो इंडिविजुअल जिसका पैसा बैंक ने एक्सेप्ट किया विल बिकम द बैंक कस्टमर. समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? अब बैंक का कस्टमर बनने के लिए एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, that is, in case of bank we involve money transactions, and whenever we use a word money, it comes up with the term that is money laundering, black money. So in order to avoid all these risks involved with the bank, there is a term known as anti money laundering act.
And under the anti money laundering act, it has been very clearly mentioned that bank will provide the services to the customer. Bank will provide the services to the customer only and only after the format the customer has completed its KYC norms. What is KYC norms? That is know your customer, where bank wants to know the customer. In the case bank wants customer details along with authentication. Authentication means you should submit your officially valid document, government identification, so that you can be confirmed. Without KYC, bank will not allow, or bank is not allowed to provide you with immense services. Certain restricted, limited, time bounded services can be even provided, can be provided even if you have not done your, even if you have not completed your KYC norms, such that in a case of small savings account, but that is again for a limited time, and time bounded services and limited services will be offered to the customer. ठीक है. So customer is defined more broadly under the Prevention and Money Laundering Act and RBI's KYC guidelines, which says a person or an entity that maintains an account with a bank and has bank, or it has a business relationship with the bank, anyone on whose behalf an account is maintained. For example, if X opens an account on the behalf of Y, then Y is beneficiary owner considered as a customer. So beneficiary owner is defined under the Prevention of Money Laundering Act as individual who ultimately owns or control the client, or whose, or on whose behalf the transaction is going to be conducted. अगला पॉइंट आता है beneficiaries of transactions. Beneficiaries of transactions का मतलब the transactions which are conducted by professional intermediaries on the behalf of their clients. For example, clients of stockbrokers, CAs, solicitors who route transactions through these intermediaries, they will also be termed as a customer. Any person or entity connected with a financial transaction which can cause significant reputational or other risk to the bank will be considered as a customer for the bank. Someone purchasing high value demand draft or doing a large wire transfer without an account, walk-in customer will also be included in this case. सिंपल भाषा में कहें तो जब बैंक किसी से पैसा एक्सेप्ट करे और उस पैसे को पे करने के लिए लायबल है, then that individual, that entity will become the bank's customer. समझ आई ये बात. अब अगला वर्ड आता है क्लाइंट. The term client in the Anti-Money Laundering Act, it means a person who engages in financial transaction or activity with a reporting entity like bank and include person on whose behalf the transaction is conducted. तो अब क्या हुआ, CA ने मेरे behalf पर एक transaction conduct की, तो मैं client हूँ CA का, CA customer है बैंक का. In this manner, the word client is being defined. That means include person on the behalf of the transaction is conducted. That is the one जिसके behalf पर transaction conduct होगी, that will be termed as client. ठीक है जी. Customer can non-individual, हाँ, companies, corporates, firms, trust, they all can and they will be termed as customer only. Then we have contractual capacity. Since the banker-customer relationship is fundamentally contractual, a person must be legally competent to contract under the Indian Contract Act 1872 to independently open an account for or to become a customer. For example, minor or a person unsound mind generally cannot open their account because they are not eligible to sign a contract as per the Indian Contract Act 1872. क्लियर हो गई ये बात, समझ आ गया. लेकिन as per the latest RBI guidelines, now the minors, they can open up an account, not only demand accounts, they can even now open up term deposit accounts with the banks. But obviously under the guidance of guardians, their transactions will be done. तो ये है बेसिक डेफिनेशन. कस्टमर कौन है, क्लाइंट कौन है, कस्टमर को कैसे डिफाइन किया जाता है, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग फॉर्मेट्स ऑफ डिफाइनिंग कस्टमर हैज बीन डिस्कस्ड. तो आज आपका पहला सेशन है. आई वोंट बी टेकिंग इट मच लॉन्ग. आई वॉन्ट यू टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इस तरह से पढ़ने वाले. यू कैन टेक इट एज अ डेमो क्लास, यू कैन टेक इट इन द फॉर्म कि किस डेप्थ में जाकर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा. ये इंट्रोडक्शन है, ये प्रीलूड है. प्रीलूड में मैंने अगर आपको ये एग्जांपल दे दी जिससे आपको फैक्टरिंग जिंदगी भर नहीं भूलेगा,
मैंने आपको ये एग्जांपल दे दी जिससे आपको क्लाइंट जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो समझो जब मैं इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगा तो कितनी सारी एग्जांपल्स, कितने सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, कितने सारे in-depth practical application of our concepts will be discussed in the upcoming sessions to go. So I hope you must have enjoyed the session. Do share your feedback with me. Do share your suggestions with me. What else you want? If you want to clear this examination in the upcoming attempt itself, I will try my level best to hold your hand and help you to clear this exam. But I need your consistent presence. I need your regular presence, consistent revision, as well as consistent feedback and suggestion sharing so that we can improvise our plans, our teaching methods, our delivery of content over the period of time. Thank you so much for joining. Hope to see your presence in the upcoming live sessions to go. Bye bye. Take care. Good luck. God bless you all.